आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं आपका मेज़बान खालिद मुंतज़िर आपकी खिदमत में हाजिर। अब खबरें तफसील के साथ। ज़िला अनंतनाग के बेवरा हिटी गांव में आज सुबह फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में एक मकामी मिलिटेंट हलाक हो गया है। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलते ही फौज और पुलिस ने बेऊर गांव का मुहासरा किया और इस दौरान फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में फौज ने एक मकामी मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया है। मारे गए मिलिटेंट की पहचान बासित रसूल डार साकिन मरहमा बिजबहरा के बतौर हुई है। बताया जाता है कि मज़कूरा मिलिटेंट आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ चंद माह कबल ही मिलिटेंटों के सफ में शामिल हो गया था। इधर झड़प के बाद अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें शुरू हुई, जिस दौरान कई एक मकामात पर नौजवान मिलिटेंटों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए और फोर्सेस पर पथराव किया। बेऊरा में मुकामी लोगों ने फोर्सेस पर ज़बरदस्त पथराव किया और जिसके जवाब में फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 2 मुकामी अफराद जख्मी हुए हैं। आज सुबह तकरीबन 7 बजे आर्मी और एसओजी के एक पार्टी ने ये जो गांव है बेवरा उसमें हमने कॉर्डन लगाया और कॉर्डन लगते ही हमें खबर मिली कि एक फिरन पहन के एक लड़का यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तो जब हमने उसको चैलेंज किया तो उसने हमारे ऊपर फायर दागा। जैसे ही उसने हमारे ऊपर फायर किया, हमारी कंपनी कमांडर ने जो लोकेशन पे था उसने उसके बॉडी ने उसको मार गिराया और अंदेशा है कि ये लड़का एचएम का है। बाकी उसके जो बॉडी है, उसका जो हथियार हमें बरामद हुआ है वो हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है और थोड़ी देर में इसका पूरा डिटेल जो है पता चल जाएगा। थैंक यू सर। नाउ कॉल्ड ऑफ विद दी वी हैव टेकन ओवर द बॉडी and we have handed it over to the police along with this weapon which is an AK-47 gun. गवर्नर NN वोहरा ने सोमवार 2 जनवरी 2017 को दिन के 11 बजे रियासती कानून साज का मुश्तरका इजलास तलब किया है। गवर्नर ने रियासती असम्बली और कानून साज कौंसिल के मेंबरान को जम्मू में असम्बली कम्प्लेक्स के सेंटर हॉल में मज़कूरा तारीख पर मौजूद रहकर मुश्तरका इजलास पर उनके खिताब को सुनने के लिए कहा है। गवर्नर के खुतबे के बाद असेंबली और काउंसिल की कार्रवाई मुतलका प्रिजाइडिंग अफसरों की तरफ से तय किए गए वक्त पर शुरू होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए हम जुड़ते हैं जम्मू से अपने साथी विनोद कुमार के साथ। बाकी तफसीलात जानेंगे विनोद कुमार से ही। रियासत जम्मू कश्मीर का बजट सत्र 2 जनवरी से शुरू होने वाला है और इस बजट सत्र को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही तैयारी कर ली है। आपको बताते चले कि 11 को बजट पेश किया जाएगा, सत्र 2 जनवरी को शुरू होगा और इसमें और कई अहम मुद्दे जो है जोड़े जाएंगे। लेकिन साथ साथ आपको बताते चले कि ये बजट सत्र इसलिए भी हंगामी होने के आसार है क्योंकि 4 महीने तक अनरेस्ट रहने की वजह से वहां पे इंडस्ट्री, उद्योग और शिक्षा पर सीधा सीधा असर पड़ा है, जिसको लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष को ग्रिल करने की तैयारी में, पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है। दूसरा बड़ा मुद्दा यह भी कि नोटबंदी के बाद से 13 विपक्षी दल एकजुट हो गया और सत्ता पक्ष के खिलाफ संघर्ष पे लगे हुए हैं और शायद नोटबंदी का इशू भी इस सत्र के दौरान उठाया जाएगा। इधर जनवरी से शुरू होने वाले बजट सेशन के लिए अपोजिशन जमातें भी तैयार हैं और अपोजिशन भी बजट सेशन के दौरान सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए सरगर्मियां शुरू की है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़ी हुई है और वो तमाम मुद्दे असेंबली के अंदर उठाएगी जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़े हुए, चाहे वो बॉर्डर का मुद्दा हो, किस ढंग से बॉर्डर के अंदर लोगों की परेशानियाँ हुई हैं और कश्मीर के अंदर जो 5-6 महीने का अनरेस्ट चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई टोटली, स्कूल बंद रहे हैं, हालात टोटली, इकानमी जो है रियासत की शटर होकर रह गई है, डेवलपमेंट का काम कोई है नहीं, बिजली किसी को मिल नहीं रही, पानी से लोग आवाचार हैं, सड़कों की हालत आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम मुद्दे जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप देखिए पिछले दिनों इन्होंने राशन की कीमतें बढ़ाई हैं। मैं समझता हूँ लोगों की हर हालत में और राशन की हर जगह देखिए आप, इतनी तंगी है, लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और ये तमाम मुद्दे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी जोर शोर से असेंबली के अंदर उठाएगी और मैं समझता हूँ कि जो लोगों के साथ जो भी मुद्दे जुड़े हुए हैं वो रियासत के अंदर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अच्छी, जो एक मजबूत तरीन अपोजिशन है उसका रोल अदा करेगी। देखिए, पहले तो ये सरकार ही एक डिसफंक्शनल सरकार है, ये सरकार चल नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कश्मीर में पिछले 4 महीने से हालात कैसा रहा है।
और डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है, सब ठप हो गया है। और बॉर्डर पे आप देखिएगा कितना शेलिंग हुआ है। तो ये सरकार चल नहीं रहा है। जो दोनों मेजर कोalition पार्टनर्स से इनका जो खिंचाव है, इनका जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, वो सरकार के फंक्शनिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी हमने देखा है बुरहान वानी के ब्रदर को कंपनसेशन देने का, इधर से आर्मी कह रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर है, इधर उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है। उसी तरह हर चीज़ पे, हर फ्रंट पे सरकार फेल है। राशन का आपका रेट बढ़ाया 5 रुपये किलो आपके राइस और आटे दोनों पे। उसी तरह यहाँ पे चल रहा आपका बेटी बचाओ बेटी आंदोलन, और इधर आपका हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स सिटी चौक में उसको बिना नोटिस दिए उसको बंद कर रहे हैं पार्किंग बनाने के लिए। तो हर लेवल पे, हर सेक्टर पे सरकार नाकाम रहा है और हम इन चीज़ों को उठाएंगे ज़ोर शोर से। आपका यशवंत सिन्हा जी कश्मीर में डिस्ट्रिक्टों में घूम रहे हैं। अब कल तो उन्होंने ये भी कहा कि हम अनकंडीशनल टॉक करने को तैयार हैं। यशवंत सिन्हा जी सबको मालूम है बीजेपी का फॉर्मर मिनिस्टर रहा है, एक ख़ास उनका लीडर में से एक है, वो घूम रहा है हर जगह पे और सरकार कहता है नहीं हमने नहीं भेजा है, अनकंडीशनल टॉक की बात कर रहे हैं। तो खुला है, देखिए टॉक कीजिएगा, लेकिन आप इधर से कहेंगे नहीं टॉक ऑन टेरर के नॉट गो टुगेदर, और उधर से अपना ही एक एमिनेंट लीडर को बेच के वैली में जगह जगह उनको घूम रहे हो। तो ये सरकार हर फ्रंट पे फेल हुआ है और हम हर इश्यूज़ को असेंबली में ज़ोर शोर से उठाएंगे। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस से कि वो रियासत में माहौल बेहतर बनाने में रियासती सरकार को मदद फराहम करे। आज लतपोरा पुलवामा में पुलिस पासिंग आउट परेड के दौरान ज़रूरी तरबियत हासिल करने वाले पुलिस जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कश्मीर के हालात में तब्दीली आने के साथ ही अब पुलिस को भी अपना तरीक़ेकार बदलना होगा। उन्होंने कहा कि अप्सपा और PSA जैसे कवानीन आर्जी है और अगर माहौल ठीक करने में पुलिस ने ताउन दिया तो PSA सिर्फ स्मगलरों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि बातचीत और ज़िले के बगैर कोई चारा ही नहीं है और मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में वो जुर्रत है कि वो कोई भी बड़ा से बड़ा फैसला ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल बनाने में मदद करेंगे जहां फिर से एक बार रिकंसिलिएशन डायलॉग। देखिए मैं बहुत साफ बताना चाहती हूं, इस वक्त इस मुल्क के जो वजीर आजम हैं उनमें ये जुर्रत है कि वो उठ के लाहौर पहुंच गए, किया उन्होंने, करके दिखाया। चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म हो, मगर बदकिस्मती से पठानकोट हुआ तो क्या करते। ये इस मुल्क के वजीर आजम है जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन का इतना बड़ा फैसला लिया जहां उनको मालूम था कि इसमें लोगों को सख्ती होगी, कुछ देर के लिए लोग नाराज हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और वजीर आजम इस किस्म का फैसला कर सकते थे। इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि अगर आप लोग हमारी सरकार की मदद करेंगे जम्मू कश्मीर में हालात को दुरुस्त करने में, ठीक करने में, एक बाइज्जत अमन बहाल करने में, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिस तरह से हमारे वजीर आजम ने सब कुछ एक तरफ रख के लाहौर चले गए, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और जब यहाँ तनाव था पूरा दिल्ली से ऑल पार्टी डेलीगेशन आया, बातचीत करेंगे, पूछेंगे, सुनेंगे। अगर हम माहौल को दुरुस्त कर सके, न सिर्फ हम जम्मू कश्मीर में अच्छा माहौल बना सकते हैं सबके साथ बातचीत करने के लिए, बल्कि जो हमारे दोनों मुल्कों के बीच में इस वक्त तनाव है, इस वक्त रसाकशी है, हम उस पर भी एक अच्छा असर डाल सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर को वाकई हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में झगड़े के बदले एक अमन का पुल बना सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में रिकंसिलिएशन, सुलह के बगैर कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, एस्पा हो, ये टेम्पररी चीज़ें हैं। ये जो माहौल है बाहर, इसको कैसे हम ठीक करें, कैसे हम फ़र्क करें कि हर एक बच्चे को, हर एक जवान को
अगर हम एक ही नज़र से देखेंगे, शक की नज़र से देखेंगे, सख्ती की नज़र से देखेंगे, तो फिर हम ये माहौल ठीक नहीं कर पाएंगे। हमें फ़र्क करना पड़ेगा मिलिटेंट और मिलिटेंट की फैमिली में। मिलिटेंट के माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, हमें फ़र्क करना पड़ेगा। हमको सबको एक ही नज़र से नहीं देखना है। अगर कोई नौजवान पत्थरबाज है, आदतन पत्थरबाज है, उसमें और उसके घर वालों में हमें फ़र्क करना पड़ेगा। हमें सबको एक नज़र से नहीं देख सकते हम। इसके अगर इसमें भी आपको बड़े और बच्चे में फ़र्क करना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व होता है इन एक्टिविटीज़ में और अगर कोई स्टूडेंट है, उसमें भी आपको फ़र्क करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में फोर्सेस की जानिब से पैलेट गन के इस्तेमाल पर मरकजी सरकार से रिपोर्ट तलब की है। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें मरकजी सरकार से एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट तलब करने की अपील की गई थी। चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकर की सरबराही वाली बेंच ने पिटीशन के पेश नज़र मरकजी सरकार से रिपोर्ट तलब की है और मामले की सुनवाई जनवरी के आखिरी हफ्ते में रखी है। खतब पीर पंचाल के राजौरी में कायम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में गैर रियासती अमले की तैनाती से मुकामी लोगों और तालिब इल्मों में नाराज़गी पाई जा रही है। बताया जा रहा है कि मज़कूरा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डीन व दीगर अहम ओहदों पर बैरून रियासती तैनात किए गए हैं। लोगों के मुताबिक खतब पीर पंचाल ही में नहीं बल्कि चिनाब और वादी की सरजमीन काफ़ी जरखेज़ है। यहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर हैं और कई लोग वाइस चांसलर बनने के अहल भी है, लेकिन बावजूद इसके मौजूदा मखलूक सरकार किसी भी मुकामी को कबूल करने से नामालूम वजूहात की बिना पर कासिर रही है। राजौरी के रुकन असम्बली जो हुक्मरान जमा से ताल्लुक़ रखते हैं ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में बैरून रियासतों की तकरीरों और तकरीबन तमाम ओहदों पर इन्हें काबिज किए जाने पर सख्त एतराज़ात करते हुए मामला आइंदा असम्बली इजलास में उबारने का ऐलान किया है। सारे बाहर को लोग लगा रही है, हमारा बड़ा एक चिंता का विषय है कि इसमें कौन सी बात है। जब राजौरी पुंछ में लोग अवेलेबल नहीं है तो जम्मू से, श्रीनगर से लीजिए, रियासत जम्मू कश्मीर से लीजिए। यही एक मकसद था यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी मुफ्ती साहब के देने का। और वो अजीम हस्ती बुजुर्ग जो थे हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह, जिनके नाम पे है ये, उनके रूह को भी तकलीफ देने वाली बात कि यहाँ के लोग जिस मकसद के लिए जहाँ आकर उन्होंने अपना क़याम किया था, इस जगह को पसंद फरमाया था, यहाँ की अवाम को पसंद फरमाया था, यहाँ की जोग्राफिया को पसंद किया था, उस पर आप नमक छिड़क रहे हो। तो हमारा पूरा ये एक प्रोटेस्ट रहेगा और मैं आपकी बात समझ में बात उठाऊँगा कि ये इतने हद तक नहीं होना चाहिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो है बाहर के लोग जाकर आके लगेंगे। यहाँ फोर्थ क्लास भी नहीं लगेगा, यहाँ जूनियर असिस्टेंट भी नहीं लगेगा, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं लगेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रार भी नहीं लगेगा। तो भाई साहब, हम नहीं चाहते कि इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले किया जाए। मसरत आलो वीसी बहुत मयारी आदमी, अच्छे आदमी है। उसका ये मकसद नहीं है कि आप यहाँ जितनी रिक्रूटमेंट हो हमारे राजौरी पुंछ के लोगों के लिए उसके दरवाजे बंद कर दिए जाएँ, रियासत के लोगों के बंद कर दिए जाए और तमाम रिक्रूटमेंट जो आउट ऑफ स्टेट ली जाए। आउट ऑफ स्टेट बहुत एवेन्यूज़ है लोगों को, वहाँ हज़ार किस्म की सहूलियात हैं। हमारे राजौरी पुंछ के लोगों को पहली बार एक मुफ्ती साहब की मेहरबानी हुई, उनकी रूह को खुदा जनते फरदो नसीब करे। हम राजौरी पुंछ के नक्शे पर लाया, उन पर आसान किया उन्होंने। अब उसकी अबियारी के लिए बेहतर है कि राजौरी पुंछ से लोग लिए जाएँ, जम्मू से, कश्मीर से लोग लिए जाएँ, रियासत से लिए जाएँ। उसके बाद कहीं को टेक्नोक्रेट के पोस्ट है यहाँ अवेलेबल नहीं है, देन ही इज़ एट लिबर्टी टू टेक द कैंडिडेट फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट। बट जहाँ तक अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट से अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स का मसला है, इस हमारे यहाँ से होना चाहिए। इसके लिए हम बड़े इस मसले में नाखुश हैं, ये अच्छा कदम नहीं है। और हमारे लोग मरकजी मामलत वाली स्कीम उज्ज्वला के तहत आज त्राल के अरीपल तहसील में BPL जुमरे में आने वाले 50 घरानों में गैस चूल्हे फराहम किए गए। माना जा रहा है कि दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को इस स्कीम से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। स्कीम से हमें बहुत फ़ायदा आया। हम इस स्कीम से बहुत फ़ायदा के लिए हम इस वक्त बहुत खुशी मनाते हैं यहाँ अरपल तहसील में कि हम गुजरूनी पहली बार देखी है ये नई स्कीम, ये नरेंद्र मोदी भाई ने भेजी है हमारे लिए। हम इसमें बहुत शुक्रगुजार हैं। आज तक किसी वज़ीर आज़म नहीं या वज़ीर आला नहीं या किसी भी हुकूमत ने, PDP है, कांग्रेस है, नेशनल है, हमने आज तक कुछ नहीं देखा है। लेकिन हम शुक्रगुजार मंजूर अहमद गनई का भी है जिसने इसमें जद्दोजहद करके ये स्कीम लाया है, हमारे पास पहुँचाई है। और बिला किसी लालच से, किसी भी हिसाब से इसने इसमें कोई
ये फायदा नहीं लिया है, लेकिन गुजर आमने या गुजर गरीबों के लिए, कश्मीरियों के लिए बहुत जिदोजहद करता है मंसूर का नहीं। बुरहान वानी के बड़े भाई खालिद मुजफ्फर वानी के हक में एक्सग्रेशिया इमदाद फराहम करने के लिए उनका नाम फहरिस्त में शामिल करने पर सियासत तेज हो गई है और इस हवाले से भाजपा समेत दूसरी जमातों के खेमे में भी हलचल पाई जा रही है और सरकार के इस फैसले की बेशतर जमातों ने मजम्मत की है। जहां तक बुरहान वानी के भाई को कंपनसेशन का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, किसी को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और अगर सरकार ने इस प्रकार का कोई मूव आतंकवादियों को कंपनसेशन देने का किया तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि कंपनसेशन तभी दी जाती है जब कोई आतंकवादी घटना में मारा जाए। आतंकवादियों को कौन सी कंपनसेशन होती है? सीआईडी का क्लियरेंस चाहिए और क्या सीआईडी जो है एक आतंकवादी मारा गया उसका क्लियरेंस देगी कि इसको राहत राशि दी जाए? कभी नहीं। किसी प्रकार का कंपनसेशन जो है आतंकवादियों को नहीं दिया जाता है, ना हम देंगे ना किसी को देने देंगे। देखिए, जो बुरहान वानी के भाई जो आर्मी के एक ऑपरेशन में मारा गया था जिसका नाम खालिद मुजफ्फर वानी था, आर्मी ने यह कहा था कि वो एक ओवरग्राउंड वर्कर था हिजबुल मुजाहिदीन का और एक एनकाउंटर में उसको मारा गया था। लेकिन रियासती सरकार ने उसके हक में कंपनसेशन का ऐलान किया है, जो अपने आप में एक बहुत ही हैरत अंगेज बात है, क्योंकि आज तक मिलिटेंट्स को कभी भी कंपनसेशन जो है वो नहीं दिया गया था। ये ना केवल कानून के खिलाफ है बल्कि इससे एक गलत प्रथा जो है सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की है। नौगाम बनपोरा श्रीनगर के लोगों ने शिकायत की है कि सड़क की खस्ताहाली के बायस इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि अभी तक वो सड़क को पुख्ता बनाने की मांग को लेकर कई बार मुतलका महकमे के अफसरान के पास गए, मगर हर बार इन्हें दिलासा ही दिया गया और काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी सड़क को पुख्ता न बनाया गया। मुकामी लोगों ने रियासत की वज़ीर आला से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। त्राल के बटनूर बाला इलाके में आज लोगों ने महकमे बिजली और एमएलए त्राल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करते हुए कहा कि इलाके में नस्ब बिजली ट्रांसफार्मर 2014 से बार बार खराब रहता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि वक्त पर फीस अदा करने के बावजूद भी इलाके में ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया जा रहा है। इनका मानना है कि कई बार एमएलए त्राल की नोटिस में लाने के बावजूद भी इनको कोई राहत नहीं मिली है। एमएलए त्राल को खराब तत पे वोत पावर वुन न टोटनी कहें गई अम ब्रो एमएलए त्रालस वो ते वो दोपन मे तुंद योत गाम मे बाकी इलाक मे कहें सोन मांग यी कि 63 kV ट्रांसफार्मर यह वो लोड ग ज्यादा यह लोड चाल कहें सोन मांग ये कांग्रेस के कौमी यूथ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि ऐवान में बहस की जाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि इन्हें वज़ीर आज़म की ज़ात से मुतल्लिक ऐसी मालूमात है जिससे वो बदअनवानी के मामलात में वज़ीर आज़म के मुलविस होने का सबूत दे सकते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि यही वजह है कि इन्हें पार्लियामेंट में बात करने की इजाज़त तक नहीं दी जाती है। We have discussed with the Speaker to allow a discussion dispensing all rules. Pretty much unconditionally we are ready to have a discussion. But the government is not interested in having a discussion. I've already said it before. The Prime Minister is personally terrified of me being allowed to open my mouth inside the Lok Sabha. Because I have information on the Prime Minister that is going to explode his balloon. And I am not being allowed to speak in the House. So I would request the government to allow the entire opposition to speak in the House. Because he owes this country an explanation. He has taken a decision
against the poor people of this country. He has destroyed millions of lives. And he is answerable. He has personally taken this decision. And he cannot keep running away from the House. He cannot keep running away to pop concerts, to public meetings. This is a democracy. He owes the country an explanation, and he owes us, the entire opposition, a space in the discussion in the Lok Sabha. श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक गैर सरकारी रजाकाराना तंजीम की जानिब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्वान के तहत 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने तकरीर की। प्रोग्राम के इख्तिताम में मुख्तलिफ स्कूली तालिबात ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किया। ये जो प्रोग्राम है ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे है और वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रोग्राम है। 2 दिन ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यही फोकस रहेगा कि एक औरत को पूरी राइट्स मिलने चाहिए। और जो हमने देखा हुआ कि हमारे इंडिया में वो पूरा बहुत सेक्स रेशियो जो है गर्ल्स का बहुत कम हो गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया है। प्रोग्राम का यही मुद्दा मकसद है वुमेन एम्पावरमेंट, और उसकी कोशिश करेंगे इन 2 दिन में। हम चाहेंगे, हमने बहुत डिग्निटरीज को बुलाया है, कश्मीर यूनिवर्सिटी से बुलाया है, हमने बुलाया है जो हमारे यहाँ पे चेयरपर्सन है सोशल वेलफेयर बोर्ड की, हमारे यहाँ पे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर है, हमने राइट इंफॉर्मेशन एक्ट के चेयरमैन को बुलाया हुआ है, हमने यूनिवर्सिटी से बुलाया, इम्पा से बुलाया है, डायरेक्टर हेल्थ से बुलाया है, बहुत ऐसे डिग्निटरीज को बुलाया है और कुछ एडवोकेट्स को भी बुलाया है जो उनको इस प्रोग्राम में जानकारी दें। अब यहाँ से वक्त हो जाता है अब तक खेल की दुनिया से जुड़ी खबरें पहुँचाने का। खेल की दुनिया से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं हमारे साथी गौहर कुछ है। चलते हैं गौहर के पास। शुक्रिया। खेलों की खबरों में सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की जारी करदा नई टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक टेस्ट टीमों में भारत 115 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर सैर फिरिस्त हैं, जबकि इंग्लैंड 105 के साथ दूसरे, ऑस्ट्रेलिया 105 के साथ तीसरे और पाकिस्तान 102 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। इसके अलावा 5वें से 10वें पोजीशन पर बिलतरतीब जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे मौजूद हैं। रैंकिंग के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली और स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने अपने पॉइंट्स में मजीद इजाफा कर लिया है। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के स्पिनर रविचंद्र अश्विन पहले, श्रीलंका के हेरा दूसरे और जनूबी अफ्रीका के डेल स्टेन तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि दीगर खिलाड़ियों में जेम्स एंडरसन, जोश हेजलवुड, रविंदर जडेजा, स्टुअर्ट ब्रॉड, मिचेल स्टार्क, यासिर शाह और नील वेगनस चौथे से 10वें नंबर पर मौजूद हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 बल्लेबाजों में पाकिस्तान के सिर्फ यूनुस खान 9वें नंबर पर जगह बना सके हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ पहले, भारतीय कप्तान विराट कोहली दूसरे और इंग्लैंड के जोय रूट तीसरे नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ पहले, भारतीय कप्तान विराट कोहली दूसरे और इंग्लैंड के जोय रूट तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि केन विलियमसन, हाशिम आमला, एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर, पुजारा, यूनुस खान और जॉनी बेरिस्टो चौथे से 10वीं पोजीशन पर मौजूद है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और मौजूदा वक्त में पाकिस्तान टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली की तकनीक को लेकर काबिल एतराज तबसरा करने वाले इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन पर सख्त तनकीद की है। इंजमाम का कहना है कि एंडरसन को भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली की सलाहियत पर उंगली उठाने से पहले भारत में विकेट लेने चाहिए। इंजमाम ने विराट की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जब वो रन्स बनाते हैं तो उनकी टीम अच्छा खेलती है, यही अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। वाज़ेह रहे कि एंडरसन ने कहा था कि हिंदुस्तानी पिचों में उछाल न होने की वजह से भारत और इंग्लैंड के दरमियान मौजूदा टेस्ट सीरीज में विराट की तकनीकी खामियां उजागर नहीं हो सकी है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें 2017-18 की एशेज में पहली मर्तबा डे एंड नाइट टेस्ट में मध्य मुकाबिल होंगी। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली 5 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच एडिलेड में डे एंड नाइट होगा, जो 2 दिसंबर को शुरू होगा। ये मैच दोनों टीमों के दरमियान पहला डे एंड नाइट मैच होगा। दोनों रिवायती हरीफ टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज 23 नवंबर को ब्रिस्बेन के मैदान गाबा में होगा। ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड ओवल में वो मैदान है जहां न्यूजीलैंड और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान क्रिकेट की तारीख का पहला डे नाइट मैच खेला गया था, जिसमें मेजबान टीम फतेह रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने गुज़श्ता माह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेला,
जबकि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का पहला मैच भी डे एंड नाइट खेला जाएगा, जो 15 दिसंबर को शुरू होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव जेम्स सुंदरलैंड का कहना था कि एडिलेड के मदा सितारों तले टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और तवक्का है कि अगले साल मैच के दौरान मैदान में जगह न मिलेगी। उनका कहना था कि बाज़ लोग डे एंड नाइट टेस्ट को एशेज क्रिकेट के लिए ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन वो समझते हैं कि डे एंड नाइट क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा हो। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ और इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक दोनों ने रवां साल के अव्वल में ये तजवीज़ दी थी कि एशेज सीरीज को रिवायती सुरुगेन से खेला जाना चाहिए। पाकिस्तानी नज़ाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा के लिए उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब ऑस्ट्रेलिया के गावा क्रिकेट स्टेडियम के स्टाफ ने उन्हें पाकिस्तानी खिलाड़ी समझकर मेहमान टीम के ड्रेसिंग रूम की राह दिखा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट बैट्समैन उस्मान ख्वाजा गावा क्रिकेट स्टेडियम की सीढ़ियों पर बैठे ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे कि क्वींसलैंड क्रिकेट की एक ओहदेदार उन तक पहुंची। उस्मान ख्वाजा ने उनसे ड्रेसिंग रूम का लॉक खोलने को कहा, जिस पर मज़कूरा ओहदेदार उन्हें मेहमान पाकिस्तान टीम की ड्रेसिंग रूम की तरफ ले गईं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज़ 15 दिसंबर 2016 को होगा और उस्मान ख्वाजा पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलवी टेस्ट स्क्वाड में हिस्सा है। My parents are Australian, but they're also very Pakistani, and there's lots of parts of me that I'm mostly, if I broke it down, the way I act and what I do is very Australian. There's always parts of me when I talk to my parents, I still at times speak or try to speak Urdu with them here and there. It's not as good as them, but they understand what's going on. एक अफगान बच्चे ने जिन्हें घर में बनी लियोन मेसी की 10 नंबर वाली शर्ट पहनने पर दुनिया भर में शोहरत मिली थी, आखिरकार अपने हीरो से मुलाकात की है। 6 साला मुर्तज़ा अहमदी की धारीदार प्लास्टिक बैग से बनी शर्ट पहने तस्वीर इस साल जनवरी में वायरल हो गई थी, जिसके बाद बार्सिलोना के स्ट्राइकर ने उन्हें अपनी एक दस्तखतशुदा शर्ट भेजी थी। सुप्रीम कमेटी ने मंगल के रोज अहमदी और मेसी की तस्वीर को ट्वीट किया है, एक तस्वीर जो दुनिया देखना चाहती थी। एक 6 साला बच्चे ने अपने हीरो मेसी से मिलने का ख्वाब देखा था, जो आखिरकार शर्मंदा ताबीर हुआ। अहमदी का ताल्लुक अफगान सूबे गजनी के बागोरी जिला से है। मुर्तज़ा की शिनाख्त ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उनके चाचा अजीम अहमदी ने की थी और उन्होंने अपने भाई और मुर्तज़ा के वालिद आरिफ से राब्ता कराया था। आज की खेल की खबरों में बस इतना ही। हम वापस न्यूज़ रूम चलते हैं। अब आप तक पहुंचा रहे हैं हम मौसम की जानकारी पहुंचा रहे हैं आप तक हमारे साथी साहिल भट्ट। चलते हैं साहिल के पास। आदाब नाजरीन, मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर साहिल आपके सामने हाजिर है खिदमत। सबसे पहले बात करेंगे वादी कश्मीर की। कश्मीर में आज मौसम साफ़ रहा और आने वाले दिनों में भी मौसम साफ़ रहने के इम्कानात है। श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर में सुबह सुबह धुंध दिखाई देती है और सर्द हवाएं चलती है, लेकिन बाज़ दोपहर मौसम साफ़ रहता है और आने वाले दिनों में भी मौसम साफ़ रहने के इम्कानात है। श्रीनगर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगर कल की बात करें तो कल काजीगुंड में 12.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम में 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुपवारा की अगर बात करें तो कल कुपवारा में 12.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह कोकरनाग में कल 11.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगर गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में बर्फबारी होने की वजह से सर्दियों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत 3 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, अब रुख करते हैं जम्मू की ओर। जम्मू में आज मौसम साफ़ रहा और आने वाले दिनों में भी मौसम साफ़ रहने के इम्कानात है। जम्मू में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगर कल की बात करें तो कल बानीहाल में 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बटोतू की अगर बात करें तो कल बटोतू में 15.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कैटरा में कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत
9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह भदरवा में कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, अब रुख करते हैं लेह की ओर। लेह में आज मौसम साफ रहा और आने वाले दिनों में भी मौसम साफ रहने के इम्कानात है। लेह में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आज मौसम साफ रहा और रात के समय पे धुंध और सर्दियों में इजाफा देखने को मिल सकता है। दिल्ली में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये थी अभी तक की मौसम की ताज़ा जानकारी। वापस चलते हैं न्यूज़ रूम। शुक्रिया साहिल। इसी के साथ आज के उर्दू खबरनामे का वक्त भी यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। अपने दुआओं में रखिए, हमें याद फिर होगी। आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।